नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स पॉइंट की नई सीरीज गरम मुद्दे का पहला एपिसोड। और इस एपिसोड में बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। कल यानी कि 30 सितंबर 2020 के दिन 28 साल के लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी आई जब बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों पर फैसला सुनाया गया। क्या है पूरा मामला, कब और कैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई, जिम्मेदार कौन था, केस किस पर हुआ और फैसला क्या आया, जानेंगे सब कुछ विस्तार में लेकिन सरल भाषा में। आइए देखते हैं कब बाबरी मस्जिद गिराई गई। तो इसका जवाब है 6 दिसंबर 1992 दिन रविवार दोपहर 1:40 पर बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद गिरा दिया गया था। देखते ही देखते पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जिसमें हजारों लोग मारे गए। दिसंबर के महीने में आरएसएस और वीएचपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचने को कहा। 4 दिसंबर 1992 दिन था शुक्रवार। अब अयोध्या कार सेवकों से भर चुका था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता अब अयोध्या पहुंच चुके थे और ये कहा जा रहा था कि वो वहां मंदिर का निर्माण शुरू करने आए हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो मस्जिद को नहीं छुएंगे। वो सिर्फ मंदिर की नींव रखने और सांकेतिक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए वहां पहुंचे हैं। और ऐसा कहा जा रहा था कि वो सरयू का जल लेकर मंदिर पर चढ़ाकर कार सेवा करने के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना जाता है कि 5 दिसंबर को बाबरी ढांचे को गिराने की रिहर्सल की गई थी और इस रिहर्सल में कुछ जानकार इंजीनियर्स भी शामिल थे जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से ढांचे को जल्दी तोड़ा जा सकता है। और ठीक उसी तरह अगले दिन 6 दिसंबर 1992 को कुछ लोग मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने लगे और शाम होते होते मुगलकालीन बादशाह बाबर के समय में बनाई गई बाबरी मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो अब सवाल उठता है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन था। तो ज़्यादातर लोगों ने इस घटना के लिए संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दोषी माना। लेकिन कल्याण सिंह ने बाद में इस आरोप का खंडन किया। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर कहते हैं कि कल्याण सिंह ने पहले इस घटना में शामिल होने पर गर्व जताया था, लेकिन अब वो राजनीतिक कारणों से अपने बयान बदल रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन चलाने वाले सैयद शहाबुद्दीन इस घटना के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने इसके लिए तत्कालीन राज्य सरकार को ही जिम्मेदार। पीवी नरसिम्हा राव ने अपने टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि केंद्र ने सेंट्रल फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 192 कंपनियां राज्य को दी थीं और वो कंपनियां घटना के समय अयोध्या से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर फैज़ाबाद में रुकी हुई थीं, लेकिन राज्य सरकार ने उनका प्रयोग करना उचित नहीं समझा। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए थे कि कार सेवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और हालात बेकाबू हो गए, या यूं कह लीजिए कि हालात को बेकाबू हो जाने दिया गया। तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लोगों में उत्साह है और कुछ होने की आशंका संभावना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपको अंदाज कुछ है? आपको कुछ अंदाज है? तो शांत व्यवस्था बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि मुकदमा किस पर हुआ। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उसी शाम 5:15 बजे फैज़ाबाद पुलिस स्टेशन में अज्ञात कार सेवकों पर पहली एफआईआर दर्ज की जाती है और उसी के 15 मिनट बाद उसी थाने में एक और एफआईआर दर्ज की जाती है जिसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती और अन्य को नामजद करके आरोपी बनाया जाता है। और इसी के साथ बाद में 48 अन्य एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती हैं। और इस घटना की जांच और कारणों का पता लगाने के लिए
तत्कालीन केंद्र सरकार ने जस्टिस लिब्राहम की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया और फिर सिलसिला शुरू होता है जांच का। तो सबसे पहली एफआईआर की जांच सौंपी गई सीबीसीआईडी को, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने 12 दिसंबर 1992 को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। वहीं दूसरी तरफ दूसरी एफआईआर जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी समेत 7 लोग नामजद थे, उसकी जांच शुरू की लोकल पुलिस ने और बाद में इसे भी सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परमिशन लेकर 16 दिसंबर को इस केस को ललितपुर की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर इसे 8 जुलाई 1993 को ललितपुर से रायबरेली ट्रांसफ़र किया गया और आखिरकार अगस्त 1993 में इसे भी अन्य 48 एफआईआर्स के साथ सीबीआई को सौंप दिया और अंत में 8 अक्टूबर 1993 को सभी केस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ से संबद्ध कर दिए गए और उसके आगे बहुत लंबा चौड़ा घटनाक्रम समय समय पर घटा। लेकिन फिलहाल इतने डीप में ना जा करके अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, यानी कि आदेश पर। 28 साल बाद इसी वर्ष जुलाई के महीने में इस केस की अंतिम सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। 16 सितंबर को कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस केस का ऑर्डर 30 सितंबर को सुनाया जाएगा और अब 30 सितंबर को इसका फैसला सुनाया जा चुका है। और इस फैसले को सुनाया जस्टिस एसके यादव ने। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे को गिराए जाने की घटना पूर्व नियोजित यानी कि प्री प्लान्ड नहीं थी और सीबीआई के द्वारा दिए गए साक्ष्यों के रूप में ऑडियो की आवाज़ साफ नहीं है और ऑडियो वीडियो को कोर्ट ने अविश्वसनीय करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑथेंटिसिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो प्रोवाइडेड बाय सीबीआई कैन नॉट बी प्रूव्ड। कोर्ट का कहना है कि बाबरी ढांचे को असामाजिक तत्वों के द्वारा गिराया गया और संघ परिवार समेत अन्य संगठनों के नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। इसी के साथ सभी 49 आरोपियों को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया गया। हालांकि 49 में से केवल 32 लोग ही वर्तमान समय में जीवित हैं। और इस वर्डिक्ट के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गर्म मुद्दे के साथ।